हेलो डियर लर्नर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? सो टुडेज टॉपिक इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 14, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ कुछ चीज़ें आपको पहले से भी पता हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें आप न्यू भी सीखोगे। सो लेट अस स्टार्ट विद मी। लेट अस एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सेशन। आफ्टर दिस सेशन यू कैन लर्न लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट आवर आर्टिकल्स, अबाउट आवर राइट्स ऑल्सो। हमारे पास क्या क्या राइट्स है, ठीक है? ये मैं आपको छोटी सी चीजें बता रही हूँ जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको थोड़ा सा पहले से इंटरेस्ट हो, थोड़ा सा पहले से एक आइडिया हो कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। सो इन दिस चैप्टर, इफ आई मूव इन दिस चैप्टर, फर्स्ट थिंग हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, होता क्या है, ठीक है? सो द Constitution of India defines the power of legislature, that is center and state, the power of executive and the power of judiciary. Constitution में well defined चीजें हैं। हमारी तीन bodies है। Legislatures मतलब जो law बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, एंड जुडिशरी जो ये देखता है कि जो लॉ बने हैं वो सही से एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये तीन पावर्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताई हुई है। अब इन तीनों के क्या रोल्स है, ये डेप्थ में हम आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज ले डाउन द फंडामेंटल राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी राइट्स लिखी हुई है कि व्हाट आर द राइट्स विच इज गिवन टू इंडियन एज वेल एज फॉरेन सिटीजन्स। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है इन सब के बारे में। हमारी ड्यूटीज, व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज दैट वी हैव टू डू, है ना? एंड उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें बता रखी है कि इफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट, व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद डेफिनेट आर्टिकल्स. So it is mentioned directive principles of state policies also. DPSC भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, फंडामेंटल राइट्स भी मेंशन है, और जैसे कि मैंने आपको बताया सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, एक बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके, उसमें सारी चीजें लिखी हुई है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है? एनी गेसेस? सोच पा रहे हो कि क्यों पड़ेगी? क्यों? क्योंकि अगर हमारे देश को चलाना है तो कुछ तो रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए ना। हम अब एक स्कूल को चलाते हैं या हम कुछ भी चलाते हैं तो उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन, इट इज कंपल्सरी टू हैव अ रूल एंड रेगुलेशन। अगर वो नहीं होंगे तो इट कैन नॉट रन। इफ स्कूल्स does not have any regulation, does not have any policies, so schools cannot able to run properly. So the same case is with the country also. country के पास अगर कोई rules नहीं है, regulation नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि how it is done, how it is implemented, whether it is right, whether it is wrong, so फिर तो कंट्री को रन करना बहुत मुश्किल है। सो ये मैंने आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है, और जब हम इसको डेप्थ में एक एक चीजों को पढ़ेंगे ना तो आपको जरूर मजा आने वाला, ये गारंटी मेरी है आप लोगों से। सो नीड फॉर लॉ, लॉ की नीड क्यों होगी? लॉ किस लिए जरूरी होगा? Some rules have been fixed for each situation so that each member of the society behave in a manner that is not offending to others. Of course, rules इसलिए चाहिए होते हैं, अगर हम एक कहीं पे भी रहते हैं, हम एक क्लासरूम में रहते हैं, तो अगर हम एक क्लासरूम में भी रहते हैं तो उसमें भी आपके देखा है क्लास टीचर रूल्स बना देते हैं कि आपको बातें नहीं करनी, आपने प्रॉपरली लंच करना है, आपने क्लास से बाहर जब जाना है तो कैसे जाना है, तो वो रूल सेटअप होते हैं। वैसे ही एक कंट्री के लिए भी रूल सेटअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। So a rule is established principle or guided for an action. For example, while driving or walking on a road, we should follow traffic lights. Yes ना, अगर traffic lights नहीं होते तो कोई भी कहीं से आ रहा है, कहीं से जा रहा है, so it is very very risky. आप रोड पे चल भी नहीं पाओगे if there is no rule and regulation on the roads. आपकी सेफ्टी के लिए ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, और उसका उसको देखना वो जुडिशरी का काम है। जुडिशरी में आपके सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स आ जाते हैं जो ये देखते हैं कि जो हमारे इंडिया में जो रूल रेगुलेशन बने हैं वो ठीक से हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर उसका कोई गलत
या दुरुपयोग होता है तो हम अपने कोर्ट में जाके हम अपील करते हैं, हम अपना केस फाइल करते हैं। सो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। Ignoring traffic rule can lead to accident, of course, if you do not follow rules and regulations that is mentioned in our Indian Constitution. So it might happen to an accident. Similarly, the nation are also governed according to the certain rules known as rule for the country. उसी हिसाब से हमारी कंट्री के लिए भी बहुत सारे, ये तो हमने रोज के रूल्स पढ़ लिए और कुछ मैंने आपको क्लासरूम के रूल्स बता दिए जो आपकी क्लास टीचर्स बनाती हैं, वैसे ही यहाँ पे कंट्री के लिए रूल्स है, वो हम देखेंगे कि क्या क्या रूल्स के बारे में बात किए गए हुआ है। फिर ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो हम क्या देख रहे थे, हमने ये देखा था कि कुछ ट्रैफिक रूल्स होते हैं जो हमारी रोड पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। फिर हमने देखा था कि कुछ हमारे जो है कंट्रीज के लिए रूल एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं। फिर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बता रही थी जिसका नाम जिससे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब सबसे बड़ा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कंट्री का है? इंडिया का है। सो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी इंडिपेंडेंट नेशन। हमारे जो भी इंडिपेंडेंट जितनी भी कंट्रीज है तो उसमें से इंडिया ही ऐसी एक कंट्री है जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, जिसमें उसमें बताया गया है, उसमें 395 आर्टिकल्स है और 12 शेड्यूल्स है। तो ये उस टाइम पे बताया गया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अभी इसमें चेंजेस हो गए हैं, कुछ ऐड हो गए हैं, कुछ सब्सट्रैक्शन हो गए हैं, सो आर्टिकल्स उसमें से ऊपर नीचे हो गए हैं। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि जिसमें हमने देखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। जैसे अभी के टाइम पे हमारे शेड्यूल्स 12 है, पार्ट्स हमारे 22 पार्ट्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, एंड फिर आर्टिकल्स इस तरीके से, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं, अब सबसे पहले हमने डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के बारे में पढ़ते हैं। ये सबने सुना होगा, दहेज प्रथा, ठीक है। आप इस पिक्चर से भी आइडेंटिफाइड अच्छे से कर पाएंगे कि द प्रैक्टिस ऑफ पेमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डाउरी हैज एग्जिस्ट इन आवर कंट्री फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आज के टाइम पे भी मैं कहूँ, ऑफ कोर्स द सोसाइटी विल चेंज, लॉट्स ऑफ द थिंग्स आर चेंजिंग नाउडेज, बट रियलिटी इज दैट सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ इन आवर कंट्री फॉलो दिस सिस्टम, दहेज प्रथा सिस्टम, जिसमें क्या होता है, शादी के टाइम पे दुल्हन तो आएगी, उसके साथ वो कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, कार, लग्जरी आइटम्स, सोफे, ये सब लेके आएगी अपने साथ। ये सिस्टम को बोलते हैं। ऑफ कोर्स आप लोगों ने आसपास कहीं ना कहीं मूवीज में देखा होगा ये सिस्टम, और इस फोटो से तो अच्छे से क्लियर हो गया कि एक लड़की को बिठा दिया, उसके साथ एक तराजू में उसके लिए जो गिफ्ट्स बोले जाते हैं वो, बट इट इज वेरी 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 बैड नाउ डेज। अब बहुत सारे क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि इट इज प्रोहिबिटेड, नो वन कैन फोर्स देम कि आप दो, हमें दहेज दो, नो वन कैन फोर्स। करते हैं, यू कैन गो फॉर जुडिशरी, ठीक है, कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अर्लियर द टाइम्स ऑफ मैरिज अ गर्ल वाज गिवन डाउरी इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स देती है, और वो उनको करते हैं वॉलंटरी, हम दे रहे हैं अपने बच्चे को, ठीक है, हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं तो इट्स ओके, बट कोई फोर्स करके आपसे नहीं ले सकता कि आप हमें गाड़ी दो, आप हमें ये दो, नो, ठीक है। ओवर द सेंचुरी डाउरी बिकम अ ऑब्लिगेशन। आज के टाइम पे एक ऑब्लिगेशन धीरे धीरे बनता जा रहा था कि अब लड़की है तो इनको देना ही होगा। फैमिली में भी शुरू से जब लड़की पैदा होती है ना, उनके पेरेंट्स सिर्फ यही सोचने लग जाते हैं कि नहीं, अब लड़की पैदा हो गई तो हमें इनके लिए ये सब इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। बट आज के टाइम पे इट इज इम्पॉर्टेंट कि वो पैसा एजुकेशन पे खर्च हो, to educate a girl child, that is most important thing. If a girl fails to bring dowry, she can humiliate by its in-laws. Yes, अगर वो नहीं दे पाती है या उनकी फैमिलीज इतनी कैपेबल नहीं है, of course everyone is not so much economically uplift, तो नहीं दे पाते हैं, बट फिर उसको क्या होता है, बहुत सारी चीजें सुनने के लिए मिलती है कि ये तो ऐसे है, वो ऐसे, which is not good. Even after independent, dowry deaths continue to occur in our society, ठीक है, बहुत सारे डेथ्स ऑकर हुए इसकी वजह से, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी बैड फॉर अ गर्ल, ठीक है। इसलिए आजकल गर्ल बहुत इंडिपेंडेंट होना चाहती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वो अपने खर्चे अपने पैसे से ले पाए। आई होप ये मैंने अच्छे से क्लियर किया होगा, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आवर सोसाइटी, इट इज दिस इज नॉट समथिंग, इट इज न्यू, वी ऑल नो दिस, ठीक है। सो नेक्स्ट इसके बारे में और चीजें देखेंगे।
कि ये जो एक्ट आया था वो 1961 में पास हुआ था टू प्रोहिबिट द डिमांडिंग एंड गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी। 1961 में ये एक्ट बन गया था कि आपको ऐसे, देखिए 1961 में ये चीज़ बन भी गई है और अब हम चल रहे 2025 में और आज के टाइम पे भी ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही है। दैट मीन्स पहले के टाइम पे तो फिर क्या ही होता होगा, है ना। Dowry is described by the Dowry Prohibition Act. It is demanded for property by the groom relative from the bride parents. ठीक है, ये ब्राइड पेरेंट्स मतलब जो दुल्हन के फैमिलीज होते थे उनसे डिमांड किया जाती थी कि आपको ये सब चीजें देनी है। यहाँ पे जो भी चीजें लिखी है ना, दिस इज वेरी मोस्ट कॉमन। द अमेंडमेंट was made to an act of 1961 in 1981 which is made a payment or acceptance of dowry is punishable offense. उस एक्ट में 1961 में और 1981 में ये लिखा हुआ है, ये बताया हुआ है कि कोई ऐसा करता है इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, पूरा रूल है कि क्या पनिशमेंट हो सकती है अगर कोई ऐसा करता है, क्या चार्जेस उस पर लगाए सकते हैं, क्या सेक्शन के थ्रू उनको किया जा सकता है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन है। अंडर दिस लॉ द पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड कैन फेस अप टू 5 years ऑफ इम्प्रिजमेंट। ये जैसा मैंने बताया ना, उसमें लिखा 5 साल की सजा हो सकती है। सोचिए अगर कोई ऐसे फोर्स में आके या फिर किसी के मतलब दबाव में आके या उसको आप बोल रहे हो, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो यू कैन गेट अ पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया। एंड इवल ऑफ डॉरी इज डिफाइंड हैज बीन ब्रॉट अंडर द कंट्रोल टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। आज के टाइम पे काफी चीजें कंट्रोल में हो गई है। Of course, it is not 100% कि अब बिल्कुल खत्म हो गया, but almost 60 to 70% is in our hand in a मतलब good position। आज के टाइम पे इतना नहीं है। ठीक है, सो ये हमने इसके बारे में देखा। फिर हम पढ़ते हैं रोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है या छोटा है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया। ठीक है, सो रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं हम। In any country, basic rule which safeguard the interest of diverse group of people are laid down in the form of constitution. Constitution में ना ऐसा नहीं है कि we are Indians और Indians में ज़्यादातर हिंदूज होते हैं, so उनके फेवर में कुछ चीज़ें हैं और बाकी सारे रिलीजियस और कास्ट के बारे में नहीं। हमारा एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे आप कोई भी रिलीजन के हो, चाहे कोई भी कास्ट के हो, सबके लिए प्रेफरेंस दी गई है। एक डाइवर्स फॉर्म में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ताकि कोई भी कास्ट, कोई भी कैटेगरी लेफ्ट आउट ना फील करे। दैट्स वाई हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बहुत अच्छा है जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। ठीक है, दीज रूल्स में बी ओरल और रिटन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है तो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज ले डाउन। ठीक है, such rule are not only applied on the government but also other association। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट के लिए, और भी एसोसिएशन के लिए रूल्स बने हुए हैं, such as the club in our area। सारी चीजों के लिए मैंने बताया ना, सोसाइटीज की कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, बैंक्स है, लोकसभा है, राज्यसभा है, सबके लिए उसमें रूल्स, रेगुलेशन, टर्म्स, कंडीशंस, अपॉइंटमेंट, इम्प्रीजमेंट, सारी चीजें मेंशन की गई है ना। एंड इफ यू वांट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर आल्सो, then eligibilities and all these things are mentioned where constitution, in the constitution of India। So fact, ये भी important है। ये जो छोटी छोटी चीजें आपकी बुक्स में लिखी होती है ना, that is very 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 important। That's why it is like written like that in a colored format, ताकि आपकी आई थोड़ा देखे क्या चीज है ये। separation of power between executive, judiciary and legislature and equality before law are the two pillars which rule the law। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो तीनों बॉडीज है ना, कि जो रूल बनाती है, जो लागू करती है और जो देख रेख करती है, इन तीनों के काम अलग है और इनको सेपरेट किया गया है। इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है कि एक दूसरे का काम देख रहा है, दूसरा तीसरे का। नो, हम लोग उन तीनों का काम अपने आप अलग अलग बांट दिया गया है, वो अपने अलग अलग काम करेंगे, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन of our country is thus a set of rules according to which it is governed। एक सेट ऑफ रूल्स है जिससे वो गवर्न हो रही है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज जो हो रही है ना वो लिखी हुई है, ऐसे नहीं हो रही है, वो लिखी हुई है। इट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल सिटीजन एंड लेज डाउन द फाउंडेशन फॉर अ गुड सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
कि आप उस चीज़ों को फॉलो करो। वो आप लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वो सब चीज़ें बनाई गई है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। इट इज़ अ सुप्रीम लॉ फॉर कंट्री। ऑल द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मस्ट बी इन अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल ले डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे इसमें बताई गई है। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी भी कवर करते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन जनरेट्स अ ग्रेट डिग्री ऑफ ट्रस्ट दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, पर्टिकुलरली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक ट्रस्ट ऑफ डिग्री ऑफ ट्रस्ट है ताकि हम सब एक साथ यहाँ पे एक भाईचारे की तरह रहे, ब्रदरहुड फीलिंग हो। ठीक है, ऐसा ना कोई सोचे ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, या इसको ज्यादा राइट्स दे हुए हैं, इसको कम। नो, एक इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फेमस है, बहुत वो है क्योंकि हम सबको इक्वली ट्रीट किया गया है इसमें। इट स्टेट हाउ द गवर्नमेंट विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड who will be have the power to make decision। ठीक है, इसमें सारी चीजें बताई गई, किसके पास पावर है, कौन कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, कौन नहीं बना सकता, सारी चीजें। इट सेट अ लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो लिस्ट द राइट ऑफ अ सिटीजन। इसमें हमारे सिटीजन की राइट्स भी दे रखी है कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे पास राइट है कि हम अपनी बात रख सकें किसी के सामने। हमारी पर्सनल राइट है। अगर हम, पता है एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम किसी ने हमसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछा, हमने आंसर नहीं दिया, तो वो हमें वो नहीं फोर्स नहीं कर सकता यू हैव टू गिव दिस आंसर। नो, वी हैव द पर्सनल राइट दैट इज मेंशन इन आर्टिकल नंबर 21 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को इन डेप्थ पढ़ते हैं तो हमें सारी चीजें समझ में आती है कि हमारे ये राइट्स है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये हमें दिया गया है। रूल ऑफ लॉ डिमांड्स दैट पीपल ऑक्युपाइंग पोजीशन इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ स्टेट्स एंड होल्डिंग पावर शुड बी गाइडेड बाय law and not follow to act of arbitrary. It is measured to adopt a guard against abuse of power and evolve a democratic structure of power of relation. Of course, अगर हमें अपने कंट्री में रहना है, एक डेमोक्रेटिक वे से चलना है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। उसके बगैर ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। In the constitution scheme, it is the parliament that acts law, execute, implement them and judiciary interpret। जो मैंने आपको बताया कि execute का क्या काम है, judiciary का क्या काम है, वही चीजें इसमें मेंशन की गई है। आई होप यहाँ तक काफी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। एक एक चीज मैंने विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन की गई है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारी लॉ के बारे में। देखिए, इसमें ना काफी चीजें आपको लिखी गई है जो आगे चल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन की गई है इन डेप्थ। The Constitution provides institution to authorize to implement the law. For example, one of the main aim of Indian Constitution is to bring about social equality. Social equality, what's that? Social equality मतलब हम एक सोसाइटी में रहते हैं ना, so we are all equal। ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पार्टिसिपेशन हो रहा है, या फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें गवर्नमेंट एग्जाम देना है हमें, ठीक है, वी वांट टू गिव अ गवर्नमेंट एग्जाम, एनी गवर्नमेंट एग्जाम, तो हमें वो उस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि नो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, तो यू कैन नॉट फिल दिस फॉर्म। नो, एनी सिटीजन वेदर इट इज इंडियन और सम फॉर्म्स में तो ऐसा लिखा भी होता है वेदर यू आर नेपालियंस और लाइक दैट, सो यू ऑल्सो बी एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म ऑफ लाइक दैट। सो ऐसा नहीं है, ठीक है क्या? इसलिए हम बोलते हैं कि हमें सोशल इक्वालिटी के लिए ये जाना जाता है। इट इज एक्सप्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल नंबर 17 में। अब ये आर्टिकल क्या है 17, ये अभी हम देखेंगे। अनटचेबिलिटी किस चीज के बारे में है? अनटचेबिलिटी के बारे में आर्टिकल। अनटचेबिलिटी अगर मैं छोटा सा बताऊं ना, ये है हिंदी में कहते हैं छुआछूत। मतलब क्या होता था पहले कि जैसे कोई नीची जाति के लोग होते थे, है ना, डिफरेंट कास्ट सिस्टम्स थे पहले भी और आज के टाइम पे भी। तो जो थोड़े लोअर कास्ट वाले होते थे उनको पब्लिक टॉयलेट्स यूज नहीं किया जाने जाता था, रेस्टोरेंट्स में नहीं जाने दिया जाता था, अच्छी अच्छी जगहों पे वहां पे उनको पहले ही बोल देते नहीं, यू कैन नॉट एबल टू एंटर दिस। टेम्पल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ठीक है, उनको एजुकेशन का अधिकार नहीं था, तो ये सारी चीजें करते थे। तो अनटचेबिलिटी इज लाइक दैट। अनटचेबिलिटी इज अब्लॉइश एंड इट इज प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म ऑफ, मतलब इसका प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है, कोई नहीं कर सकता। The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense and punishable offense। मैंने जैसा कि बताया, it is a punishable offense। It formulates punishment for such offense like denial of admission। देखिए ये important है, ये जो मैंने चीजें अभी बताई ना कि कोई भी इस चीज के लिए उसको डिनाई नहीं कर सकता कि इसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा बिकॉज he or she belong to that caste or that religious। no,
आज के टाइम पे तो इनफैक्ट माइनॉरिटीज को प्रमोट किया जाता है, उनके लिए रिजर्वेशंस गवर्नमेंट्स लेके आती है इन द जॉब्स, इन द एडमिशन प्रोसेस, एवरीवेयर। ठीक है, तो यही चीज है अनटचेबिलिटी, मतलब कि उनको किसी भी उससे अलग नहीं किया जाएगा कि आपको उसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा इसके कारण, या उसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा इसके कारण, या फिर उसको होटल्स, शॉप्स या फिर नॉर्मल बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी जा रही बिकॉज ही और शी बिलोंग्स टू अ लोअर कास्ट और बिलोंग टू एनी माइनॉरिटी ग्रुप्स। तो ये बताया गया है इसमें। द एक्ट वाज अमेंड इन 1976 एंड इट इज अ प्रोविजन वाज एडेड टू डिक्लेयर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज अ लीगल ऑफेंस। अगर कोई ये चीज करता है तो इट इज अ लीगल ऑफेंस, उसका लीगल ऑफेंस है, उसका पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, ये बताया गया। इट प्रोवाइड फॉर इम्प्रीजमेंट, इम्प्रीजमेंट मतलब उसको जेल हो सकती है विद प्रॉपर, उसमें लिखा है कि दिस टाइम पीरियड के लिए और इस टाइम पीरियड के लिए प्रॉपरली मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। The prohibition of untouchability in the constitution has thus been a realistic and effective shape। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी क्योंकि पहले के टाइम पे बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी ना कि यू कैन नॉट एबल टू सर्वाइव। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आया, लोगों को इसके बारे में पता चला, अवेयरनेस हुई, गवर्नमेंट पॉलिसीज आई, इसकी वजह से ये सारी चीजें कम हुई है। इसलिए आज के टाइम पे हम अपनी बात रख पा रहे हैं, हम कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, वी कैन टेक एडमिशन टू दैट कॉलेज, इन वी कैन गो एनीवेयर वेयर वी वांट टू गो। ठीक है, तो ये चीजें बताई गई है। लॉ एंड डिसेंट, अब इसके बारे में हम देखते हैं ये चीजें क्या किया गया है। ठीक है, इसमें क्या चीज के बारे में बताया गया है। देखिए, द टर्म डिसेंट मीन्स रिफ्यूजल और बीइंग प्रोहिबिट। देखिए, लॉ बनाया गया है ना, तो उसके कुछ ना कुछ आप ये कहेंगे कि रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, क्या चीजें उसमें फॉलो करनी है, क्या चीजें उसमें फॉलो नहीं करनी है, वो एग्जाम्पल्स इसमें बताए गए हैं। ठीक है, द गोल ऑफ सच डिसेंस इज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ एक्शन पॉलिसीज। ठीक है, ये चीजों के लिए ही बनाए गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम देख रहे थे सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में जो कि 1930 में शुरू हुआ था। जैसा कि मैंने बताया है कि सॉल्ट सत्याग्रह नाम से पता चल रहा है एक ऐसा मूवमेंट रिलेटेड टू सॉल्ट मूवमेंट। एक नमक के लिए किस तरीके से आंदोलन हुए थे हमारे कंट्री में। सोचिए, एक नमक जैसी एक बेसिक नीड्स है, एक बेसिक चीजें हैं। ठीक है, आप सोचते होंगे आज के टाइम पे नमक के लिए कैसे हो सकता है, जो कि एक बेसिक चीज है, बट उसके लिए भी बहुत लंबे समय तक एक स्ट्रगल रहा है। मैंने कहा ना, हर चीज के लिए एक स्ट्रगल रहा है। ठीक है, एक आज के टाइम पे हमें लगता है नहीं ये तो बेसिक चीज है, ये तो ऐसे ही मिल जाती होगी, नहीं, उसके लिए एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है। सो अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया वाज स्ट्रगलिंग टू अचीव पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट्स ऑफ कंट्री। देखिए, ब्रिटिश पीरियड के टाइम से ही इंडिया में बहुत सारा स्ट्रगल रहा था कि हम अपने अगर हमें कुछ करना है तो हम अपने आप कैसे कर सकते हैं, बिकॉज वी टोटली डिपेंड अपॉन ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिशर ने हमें इतना ऐसे कंट्रोल कर दिया था कि हम सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, हम डिपेंडेंट हो गए थे उन पे। ठीक है, द कॉलोनी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडल्ज इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक तरीके से एक हमारा पूरी की पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर दिया था, पूरे मासेस, हमारे पूरी जनता का। ठीक है, उनको अपने वो इशारों पे नचाते थे। ठीक है, हमारे इंडिया में इतने एजुकेटेड लोग थे, उनको वो डाल देते थे जेल में, जो उनके खिलाफ बोलते थे उनको डाल देते थे जेल में, और जो बेचारे उनकी सुनते थे वो करते थे, उनसे वो करवाते थे इंडिया का शासन। In 1930, while the average income of India was only 7 पैसा per day, can you imagine? Can you imagine? जो आज के टाइम पे it's zero। ठीक है, 1930s के टाइम पे एवरेज इनकम इंडियंस की कितनी थी? 7 पैसा पर डे। हैड टू पे हैवी टैक्सेस। अब जो इतने पैसे कमा रहा है वो कैसे टैक्स भरेगा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट एकदम रिस्ट्रिक्शन, हर चीजों के ऊपर वो टैक्स लगा देती थी। तो एक नॉर्मल, एक एवरेज, एक मिडिल क्लास पीपल, एक पर्सन कैसे कर पाएगा। ठीक है, दे कैन नॉट एबल टू पे टैक्स बिकॉज ही और शी, देयर फैमिली डजंट अर्न सो मच। अब वो इतना कमा रही है, उसमें से सारा अगर टैक्स में दे देगी तो हाउ दे कैन एबल टू सर्वाइव, हाउ दे कैन एजुकेट देयर चिल्ड्रंस। ठीक है, इसलिए पहले के टाइम पे क्या होता था, बच्चे अपने पढ़ाई नहीं पाते थे पेरेंट्स, बिकॉज एक तो इतनी कम सैलरी, उसमें से उनको घर भी चलाना है, उसमें से उनको बच्चों को भी पढ़ाना है, उसमें से देखभाल भी करनी है, उसके बाद उसकी मेडिकल फैसिलिटीज एवरीथिंग, तो कैसे मैनेज करेंगे, उसके बाद उनको टैक्स भी देना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, द सॉल्ट एक्ट हैज बी गिवन गवर्नमेंट
टू राइट टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट। इस एक्ट से क्या हुआ कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के पास पावर आ गई कि वो अपने आप अपना सॉल्ट खुद बनाएगी। ठीक है, तो अगर वो खुद ही बनाएगी तो उसमें वो टैक्स नहीं लगाएगी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इतने हैवी टैक्सेस लगा रही थी। ठीक है, जो कि एक आम इंसान उसको खरीद ही नहीं पाता था। इफ एनीवन एल्स मेड सॉल्ट, द सॉल्ट कुड बी कन्फिशनेट एंड ऑफेंडर was sentences to 6 months imprisonment। देखिए इसमें क्या बोलते थे कि इसमें इम्प्रीजमेंट भी दे रखा है कि आपको कितना इम्प्रीजमेंट होगा अगर आपने नई चीज की तो 6 मंथ्स का। ठीक है, फिर द मोनोपोली, देखिए मोनोपोली मतलब होता है एक ऐसा ब्रिटिश का पूरा मोनोपोली, मतलब उसी की चलती थी बिल्कुल। ठीक है, उसी का शासन था। ठीक है, एक वही था जो रूल कर रहा था। तो नो मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द सॉल्ट रेंडर्ड बियॉन्ड द रीच ऑफ द पुअर। ठीक है, उसके चलते क्या होता था, ये जो नॉर्मल पुअर लोग थे उनके रीच में वो सॉल्ट आ ही नहीं पाता था, बिकॉज उसमें ब्रिटिश इतना हैवी टैक्सेस लगा देते थे तो उनके लिए वो पॉसिबल ही नहीं था। फिर गांधी जी टर्म द सॉल्ट टैक्स द मोस्ट इनह्यूमन टैक्स। सॉल्ट पे जो टैक्स लग रहा है ना, सोचो एक नमक पे जो टैक्स लग रहा है ना, वो सबसे ज्यादा एक इनह्यूमन है, क्योंकि सॉल्ट शुगर एक ऐसी चीज है ना, वो हर चीज एक बेसिक है, वो हर चीज में, सॉल्ट तो ऐसी चीज है वो हर चीज में डलती है। ठीक है, आप उस पर भी टैक्स लगा दोगे तो वो इंसान क्या करेगा। ठीक है, अब ये डेट एंड द ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। On March 12, 1930, गांधी जी एनमार्क ऑन द हिस्टोरिक दांडी मार्च उन्होंने निकाल दी। ठीक है, जो कितनी डेज की थी, 24 डेज की थी। इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, देखिए आप इस फोटो में देख सकते हैं कितने लोग गांधी जी के साथ चले कि वी आर विद यू, लेट्स गो एंड मेक सॉल्ट फॉर आवर कंट्री। सो इसमें क्या हुआ, गांधी जी के लिए बहुत सारे लोगों ने वॉयलेट भी किया, बहुत सारे लोग उनके साथ भी आए। ठीक है, इसमें ये बोल रखा है, देखिए इसमें क्या बोल रखा है कि जो इंडिया डिड नॉट 17 years ऑफ, देखिए इसमें क्या बोलते थे, एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल डिसओबीडियंस इज अनपैरेलल्ड इन हिस्ट्री। देखिए हर चीज के लिए एक तरीके से स्ट्रगल रहा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में अगर हम बात करें। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंटी लीकर के बारे में पढ़ेंगे 1990 में। ठीक है, एंटी लीकर आपको पता है चल रहा है, लीकर इज फॉर अल्कोहल कंजप्शन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, पहले हमने क्या क्या चीजें इसमें देखी, डाउरी के बारे में देखा, कैसी डाउरी प्रथा थी। फिर हमने सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में देखा। फिर हमने सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इन डेप्थ चीजों को देखा, जो कि अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अब हम एंटी लीकर के बारे में देखते हैं। द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बाय द वुमेन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड हरियाणा टू बैन अल्कोहल एंड द गवर्नमेंट रेसिडेंट्स टू डू सो दे लेड टू एनी। देखिए इसमें क्या चीज मैं अगर आपको इजी वे में बताऊं कि वुमेन्स चाहती थी कि ऐसी चीज, ये जो अल्कोहल है ना, ये बैन हो, बिकॉज इससे बहुत क्राइम, बहुत वायलेंस, बहुत चीजें हो रही थी। एंड कौन स्ट्रगल कर रहा था, वुमेन्स आर स्ट्रगलिंग, दैट्स व्हाई दे वांट दिस। तो इसके लिए एक आया था, पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश रियलाइज दैट द अल्कोहलिज्म वाज एडवर्स इफेक्ट इन आवर इकोनॉमी। अगर अल्कोहल कंजप्शन एक लिमिट तक ठीक है, ज्यादा हो रहा है तो इट इज नॉट फॉर आवर गुड फॉर आवर कंट्री, नॉट फॉर गुड फॉर आवर इकोनॉमी ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो वी हैव टू फिजिकली एंड मेंटली फिट, हमें फिजिकली मेंटली फिट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें इसमें बताई गई है। द एजिटेशन फॉर इम्पोजिंग अ बैन ऑन ऑक्शन एंड सेल्स ऑफ क्रैकर्स कंट्री। देखिए आज के टाइम पे भी क्या चीज मैं आपको, देखिए इसमें जो चीजें मैं बता रही है ना, इसको मैं शॉर्ट में बताती हूँ। देखिए इसमें क्या है कि आज के टाइम पे भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पॉलिसीज आ गई है। ऑफ कोर्स ये जो लीकर का है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। ठीक है, डिफरेंट लिस्ट हमारी होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, जिसमें अब स्टेट लिस्ट में स्टेट्स गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। स्टेट लिस्ट मींस स्टेट्स के कुछ उन्होंने दे दिए है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन एक टॉपिक है जिसमें स्टेट्स अपने स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स की, तभी तो एजुकेशन पॉलिसी डिफरेंट स्टेट्स की अलग होती है, बिकॉज उस पर राइट किसका, स्टेट्स का है, तो इसलिए वो स्टेट लिस्ट में आती है। वैसे ही हमारे लीकर जो है, अल्कोहलिज्म है, ये सारे स्टेट लिस्ट में आते हैं। इसलिए देखते हो किस स्टेट में वो बैन कर दिया गया है, किसी स्टेट में उसका कंजप्शन बैन नहीं है, तो ये क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टेट लिस्ट में आता है। वैसे सेंट्रल लिस्ट में जो टॉपिक्स आते हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, जो कंकरेंट लिस्ट में टॉपिक्स आते हैं उसमें दोनों लॉ बना सकते हैं, स्टेट एंड सेंटर। ठीक है, तो इसमें फिर पीपल ने इसका प्रोहिबिटेशन करने के लिए
बहुत बड़े बड़े कैंपेन्स निकाले, और इस कैंपेन में आप देख सकते हैं सारी की सारी वुमेन्स है, बिकॉज वुमेन सफर्स द मोस्ट। तो यहाँ पे यही चीजें बताई है। बहुत सारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी ज्वाइन हुए थे इस को करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे प्लेसेस में वुमेन्स ने इसमें प्रोटेस्ट किया, बहुत सारी शॉप्स को लेके उसमें उन्होंने किया कि नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, और हमारी कंट्री में वो चीज को एक तरीके से बहुत सारे अटैक्स हुए उस पर, जो वेंडर जो ये बेच रहे थे, जो शॉप्स थे वो बेच रहे थे। वुमेन्स ने मार्चेस निकाली बहुत सारी, गवर्नमेंट्स को बोला ताकि वो इस चीजों को ना करें, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से स्टेट्स में ये सारी चीजें उन्होंने इम्पोज किया कि बैन है इन स्टेट्स में, जैसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सारी स्टेट्स में गवर्नमेंट्स ने बोला कि वी बैन दिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर, दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसमें हमने काफी चीजों के बारे में, इन डेप्थ चीजों के बारे में देखा। सो आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। मजा आया पढ़ के, अच्छा लगा ना पढ़ के? ओके, so I will meet you in the next class. Thank you so much.